उत्तर मध्यकालीन भारत में पहले था मुगल साम्राज्य का विघटन के पश्चात क्या हुआ था। उत्तर राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखें उत्तराधिकारी राज्य में पहला था बंगाल। यानी कि औरंगजेब ने क्या किया था। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में 1700 AD ईस्वी में क्या किया कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है। और उसकी जब औरंगजेब की डेथ हुई थी उसके पश्चात क्या था, नजीम शक्ति क्या थी, इसने अपने हाथ में ले ली थी। और दूसरी तरफ जो अलवर्दी खां था, अलवर्दी खां ने क्या किया कि जो मुगल साम्राज्य को क्या किया कि जो राजस्व होता था वो देना इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया था। ठीक है। और दूसरी तरफ दूसरा जो राज्य था वो था अवध। अवध में क्या हुआ कि जो अवध में जो था साबत खां का नेतृत्व, जो साबत खां का जो नेतृत्व था वो अवध साम्राज्य का क्या अवध साम्राज्य उसने बनाया था साबत खां ने। ठीक है। और उसके बाद जो उत्तराधिकारी राज्य थे, उत्तराधिकारी राज्य में मुगल के जो वजीर उसको पद दिया गया था, उत्तराधिकारी बनाया गया था। सकंदगंज को पद दिया गया था। और फिर आता है हैदराबाद राज्य। हैदराबाद में एक स्वतंत्र संस्थापक था, इसका कौन संस्थापक था, निजामुल मुल्क अफजहाँ था। ठीक है। फिर दूसरी तरफ है विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्यों में आता है मराठा। मराठों ने क्या किया कि जमींदारी वर्ग से ये संबंधित थे, जमींदार वर्ग से संबंधित थे मराठे। ठीक है। और जो दक्कन का जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र दक्कन का जो क्षेत्र था वहाँ पे मुगलों के अधीन इन्होंने सेवाएं दी थी। और इसके बाद में क्या दक्कन में इन्होंने क्या किया, दक्कन में जब संघर्ष हुआ था तो मराठों ने क्या किया, इनका लाभ उठाया और अपने को क्या किया, मजबूत किया। और जब 17वीं सदी में आया थे, 17वीं सदी में क्या हुआ, जो शिवाजी आए थे उन्होंने क्या किया, अपना राज्य स्थापित किया था इन्होंने। और जो पेशवा थे, पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी जो बाजीराव थे, उसके काल में क्या मराठा परिसंघ क्या हुआ था, परिसंघ संगठित व स्टेबल किया गया था। और इसमें कौन कौन थे, तो जो इंदौर के थे, दूसरी तरफ थे केंद्र में कौन थे, केंद्र में थे पूना के पेशवा। ठीक है। और इंदौर में थे ये होलकर, इंदौर में होलकर थे। और ग्वालियर में सिंधिया थे, ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया थे। और बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले थे। ये इतने स्टेबल है। ठीक है। और फिर आता है सिख राज्य, दूसरे में आता है सिख राज्य। सिख राज्य में धार्मिक एक समूह था और मुगलों के टकराव से ये इन्होंने क्या किया, मुगलों से टकरा के और फिर ये स्टेबल हुए थे। और जब 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें उत्तर भारत में क्या हो गया था, शून्य की स्थिति आ गई थी। उत्तर भारत में शून्य की स्थिति थी और उसी का लाभ सिखों ने उठाया था। और फिर ये क्या हुआ कि अमृतसर में एकत्रित हुए थे और एक स्वतंत्र सिख राज्य के इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है। और इसके बाद फिर आता है जाट राज्य। जाट में क्या था, गोकुलदास जाट। और फिर आते हैं राजा राम जाट आते हैं। ठीक है। और उन्होंने औरंगजेब को दबाया था। और आगे क्या हुआ कि जो 18वीं सेंचुरी आए थे, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जो चूड़ामन जाट और चूड़ामन जाट प्लस और कौन थे, एक थे बदन सिंह जाट, इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र जाट राज्य को स्टेबल किया था। फिर आता है रूहेला राज्य।
रूहेला राज्य में क्या था कि इसमें क्या जो अमीर अली थे, अमीर अली मोहम्मद खां और मुग़ल साम्राज्य के विघटन के राज्य स्थापित किया था। और फिर आते हैं इसके बाद में आते हैं स्वायत्त क्षेत्र। कौन कौन से थे? स्वायत्त क्षेत्र में आते हैं, स्वायत्त क्षेत्र इस पॉइंट आते हैं जो स्वतंत्र जो खुद स्वायत्त क्षेत्र थे उसमें आता है कौन कौन से आते हैं? राजपूत, राजपूत आता है, मैसूर आता है और फिर आता है ये त्रावणकोर, त्रावणकोर और फिर एक आता है कालीकट। राजपूत मुग़लों की सेवा में ये रहे थे, राजपूत राज्य थे जो मुग़लों की सेवा में रहे थे, जैसे आमेर के राजा हो गए वो। और इधर ये थे जो मैसूर में थे, ये था विजयनगर साम्राज्य जो कृष्णदेव राय है, जो हरिहर बुक्का ने 1303 में स्टेबल किया था विजयनगर साम्राज्य को, उत्तराधिकारी रहे थे। और 18वीं सदी के अधिकार हैदर अली का उद्भव हुआ था। और 1761 में क्या हुआ कि मैसूर प्रशासन को उसने क्या किया? नियंत्रण में ले लिया था। फिर आता है ये त्रावणकोर जो केरल राज्य के महत्वपूर्ण शासक हुआ था मार्तंडवर्मन। कौन सा हुआ था? मार्तंडवर्मन एक शासक हुआ था जो इन्होंने क्या किया? डचों को पराजित किया था। फिर आता है कालीकट जो जरोमिन का शासन था और यहाँ पे वास्को डी गामा पहली बार आए थे, भारत के पोर्ट पर आए थे, ठीक। और फिर आता है 18वीं सदी का इसके बाद आता है 18वीं सदी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन करते हैं। इसके क्या कहते हैं? मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में क्या था कि इसमें विभिन्न जो दृष्टिकोण, अगर जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जिसमें से ब्रिटिश विद्वान थे, उनका नाम था बोल्टस थे, एक ब्रिटिश विद्वान थे बोल्टस, ठीक है। और होलवेल हो गया, होलवेल जैसे विद्वानों थे, इन्होंने क्या किया? ये पतन का काल माना इसको, यानी कि मुग़ल साम्राज्य को उसके पतन का काल माना, यानी कि अंधकार का युग कहा था। लेकिन 20वीं सदी के जो जगन्नाथ सरकार थे, 20वीं सदी के जगन्नाथ जो सरकार हुए थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अंधकार के युग की इन्होंने पुष्टि की थी। जो इन्होंने बोल्सर और जो होलवेल इन्होंने अंधकार का युग माना था। जगन्नाथ सरकार ने 20वीं सेंचुरी के जो थे पक्षकार थे, उन्होंने पुष्टि की थी और उन्होंने कुछ आधार बताए थे, बेस बताए थे, किस आधार पर कहा था। तो इन्होंने कुछ आधार दिए थे, जिसमें से पहला क्या था कि इन्होंने क्या कि राजनीतिक विघटन का कारण बताया था। राजनीतिक विघटन हुआ था, इस टाइम हो गया था, ठीक है, इस काल माना। और दूसरा बड़ा राजनीतिक उथल पुथल क्या थी? मराठों ने क्या करा था? बोले थे कि मराठों ने लूटपाट मचा रखी थी यहाँ पे मराठों ने, ठीक है। और जिसमें जान माल की हानि, असुरक्षा का भाव, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था, मतलब बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रखी थी, इनको ये मानना था। तीसरा इन्होंने कारण माना था आर्थिक पतन का कारण, आर्थिक पतन का कारण को करार दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कुछ जो साम्राज्यवादी लेखक हुए थे, साम्राज्यवादी जो लेखक थे, इन्होंने कुछ अपने आधार दिए थे, जिनमें से कौन सा था? जिनमें से ब्रिटिश शासक ने औचित्य सिद्ध करना, ये ब्रिटिश शासक ने जो बोला था उसका औचित्य सिद्ध करना था, ठीक है। ब्रिटिश भारत से मुक्तिदाता के रूप में आए थे, बोले। और फिर आता है दूसरा आता है परंपरावादी। परंपरावादी जो थे उनके जो थे इतिहास लेखक, उनके समाज की प्रगति का इन्होंने क्या सूचक माना था। और दूसरा इनके के जो बहुराज्य जो व्यवस्था प्रगति थी, हीनता का जो सूचक था, वो मुग़ल साम्राज्य के विघटन पर इन्होंने क्या आंसू बहाए थे, ठीक है। उन्होंने फिर एक और आता है नवीन दृष्टिकोण, नवीन दृष्टिकोण, ठीक है। नवीन दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो मुग़ल साम्राज्य के केंद्र इन्होंने केंद्र में रखा, मुग़ल साम्राज्य को केंद्र में रखा। उन्होंने 18वीं सदी का जो इतिहास का मूल्यांकन उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई खाली मुग़ल साम्राज्य को केंद्र में रखना उचित नहीं है, और 18वीं आधार पर इसका मूल्यांकन करना भाई ठीक नहीं है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने यह दिया कि जो उपमहाद्वीप में ऐसे राज्य जो मुग़ल साम्राज्य के अधीन नहीं थे, बहुत से ऐसे राज्य भी थे जो मुग़ल साम्राज्य के अधीन भी नहीं थे,
और वहाँ शासन अच्छा भी चल रहा था, ठीक है। फिर है राजनीतिक जो दृष्टिकोण बताते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण में कहते हैं कि जो भाई जो इस पतन का कारण माना है, तो कहा कि जो बंगाल है और अवध का जो क्षेत्र है, अवध का जो क्षेत्र है वो हैदराबाद, मैसूर, जो कानून व्यवस्था यहाँ पे मजबूत थी, अच्छी खासी ठीक थी, सही चल रहा था लॉ एंड ऑर्डर। और तीसरा जो आर्थिक कारण इन्होंने दिया था, इंडिया की आर्थिक क्षेत्र में अवनति काल नहीं कहा, उन्होंने कहा कि प्रगति का काल था, क्योंकि नकदी फसलों का प्रबंधन हो गया था, निर्यात में भी हमने, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी हमारा प्रोत्साहन मिला था यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने ये रीजन इनको बताए थे। और फिर आता है उत्तर भारत का जो पश्चिम की जो सुरक्षा तथा बाहरी जो व्यवस्था है कैसी थी, और इसमें जो क्या था कि जो भारत है यहाँ 3 पंक्तियाँ थी। एक तो काबुल कंधार वाली, काबुल और जो कंधार का जो क्षेत्र है वहाँ पे एक सुरक्षा पंक्ति वो थी, ठीक है। 3 सुरक्षा पंक्ति बना रखी थी, काबुल और तो कंधार की दी। और इनका जो नियंत्रण था यहाँ सुलेमान और किर्थर रेंज से, यहाँ से जो अटैक विदेशी जो आक्रांता थे सुलेमान और किर्थर रेंज से, बोलन और जो खैबर दर्रा है वहाँ से जब अटैक होते थे, तो यहाँ पे एक सुरक्षा पंक्ति यहाँ पे बना रखी थी हम लोगों ने, ठीक है। और जो शाहजहाँ के कार में क्या हुआ कि ईरानियों के हाथों से, शाहजहाँ ने क्या किया, जो ईरानी थे उनके हाथों में हमारी ये कंधार वाली जो सुरक्षा पंक्ति थी, लगभग ये थी 1739, हाँ 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, यहाँ पे आक्रमण किया था। और फिर क्या ये सुरक्षा पंक्ति हमने खो दी थी। फिर 1948 में 1748 में क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम जो अफ़गान यहाँ से अटैक हुए थे, उत्तर पश्चिम से जो अफ़गानी अटैक किए। और 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें कौन लड़े थे? इसमें एक तरफ था ये पानीपत का युद्ध था, मराठे थे, दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली। लेकिन इस युद्ध ने क्या ये निर्णय नहीं कर पाया कि इस युद्ध में कौन विजेता हुआ था। लेकिन इसने ये निर्णय कर दिया कि अब भाई ब्रिटिश को इसने फ़ायदा किया, ब्रिटिश को फ़ायदा हुआ था और दूसरी तरफ सिखों ने इसका फ़ायदा लिया था, ठीक है। तो मराठा शक्ति सिकुड़ गई थी उस टाइम। तो मराठा शक्ति की और दूसरी अगर देखें तो मराठा शक्ति सिकुड़ क्यों गई थी और क्या कारण थे कि वो उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाए थे जब तो इसके कई कारण थे, मराठा क्यों नहीं कर पाए थे। इसका पहला ये रीज़न था कि जो मराठे थे वो चौथ और जो सरदेश मुखी जो कर था उस पर डिपेंडेंसी रखी थी इन्होंने। दूसरा ये था उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने अपना बेहतर नहीं किया था। और जो गंगा का जो क्षेत्र है, जो गंगा हो गया, जो तुंगभद्रा वाला दोआब का जो क्षेत्र है, वहाँ इन्होंने एक तो प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया था, इस कारण से वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और मराठा दूसरी तरफ क्या है कि मराठा ने अपना जो परिसंघ बनाया था, यानी कि जो बालाजी बाजीराव जो शिवाजी के टाइम में उन्होंने मराठा परिसंघ बनाया था, लेकिन वो बाद में बना नहीं पाए थे, वो पिछड़ गए थे। इस कारण से ये शक्ति कमज़ोर हो गई थी और मुग़ल साम्राज्यों का ये विकल्प नहीं दे पाए थे मराठे, ठीक है। फिर आता है यूरोपियन व्यापार का विकास कैसे हुआ था। यूरोपियन जो थे उनका व्यापार का जो विकास हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। तो अगर देखें तो इसमें तो कुछ कारण हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, फिर एक आता सामाजिक कारण और फिर आता है सांस्कृतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे कि नई मार्ग की खोज करना ताकि अधिक संसाधनों को ग्रहण कर सकें। आर्थिक कारण थे क्या, यानी कि 1453 में क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर क्या हुआ कि तुर्कों का अधिकार हो गया था। जब भारत से जो कोई माल आता था
कुस्तुनतुनिया से आता, भारत से जाता कुस्तुनतुनिया पर, और वहाँ से क्या होता था, यूरोप में जाता था। यहाँ पर तुर्कों ने अटैक कर लिया और वहाँ अधिकार कर लिया अटैक करके। और तुर्क क्या करने लगे थे कि जो भारत में माल आता था उन पर कस्टम ड्यूटी, मतलब जो टैक्स थे वो ज़्यादा लगाते थे, और इससे कारण क्या यूरोपियों को जो वस्तु मिलती थी वो महंगी मिलती थी, जिस कारण से क्या हुआ कि अब इनको नया मार्ग खोजने की उम्मीदें जगी थी। और तीसरा था सामाजिकरण। क्या था, नवधनाढ्य जो वर्ग था, उन्होंने क्या किया, विलासित वस्तुओं की मांग की और उनका आकर्षण क्या हो गया, बढ़ने लगा था। और भारत में जो मसाले थे उसकी तरफ उनका आकर्षण बढ़ने लगा। तीसरा था चौथा था सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण में क्या था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का विकास करना और अपने धर्म का, ईसाई धर्म का प्रसार करना था, ये कारण थे। फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन और भारतीय राज्यों के साथ क्या संबंध थे। तो अगर इसमें देखा जाए तो यूरोपीय कंपनी आगमन भारतीय राज्यों का संबंध था। पहले थे पुर्तगीज कंपनी आई थी। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, वास्को डी गामा, कालीकट, जो जेरोमी कालीकट के जो राज्य वहाँ उतरे थे। जेरोमी वहाँ का शासक था। इन्होंने अतिथि भाव से उनका स्वागत किया था। आर्मिक मुख्यालय इन्होंने अपने कहाँ स्थापित किया था, तुर्कों ने कोच्चिन में किया था। कहाँ किया था, कोच्चिन में इन्होंने किया था। 1505 में पहली बार ये गवर्नर पद पर आए थे। कौन था वो, डी अल्मीडा ने स्थापित किया था। और 1509 में क्या हुआ, इन्होंने होर्मुज पर कब्जा कर लिया गया। और 1510 में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद जब पुर्तगीजों आए तो थे, लेकिन उनका पतन हो गया। क्यों हुआ था, पुर्तगीजों का पतन क्यों हुआ था, कुछ पतन के कारण थे। तो इनमें क्या था कि सबसे संसाधनों की कमी के साथ क्या था, इन्होंने क्या किया, जो संसाधन की कमी थी, समाज पर कुलीन वर्ग का नियंत्रण था। क्या था, कुलीन वर्ग का नियंत्रण था समाज पर। ठीक है। दूसरा था समुद्र पर एकाधिकार की नीति अपनाना, यानी कि जो भारतीय जो आते थे या जो भारतीय जो जहाज होते थे वो अपने उन पर क्या थे, टैक्स लगाते, उनको कहते कि हमारा एक अधिकार है, उन पर ड्यूटी लगाते थे। एक तो ये कारण था। दूसरा था कि ये जो स्पेन था, स्पेन के द्वारा जीत लेने से पुर्तगीज स्पेन का हिस्सा हो गया था। स्पेन ने पुर्तगीज को जीत लिया, इसलिए ये पुर्तगीज क्या हो गए, स्पेन का हिस्सा हो गए थे। ठीक है। और फिर एक आता है ब्रिटिश के हाथों 1588 में स्पेन पराजित हो गया था। ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है डच और जो ब्रिटिश थे, डच ब्रिटिश कंपनी का आगमन और इन्होंने जो व्यापारिक स्थापना की। डच और ब्रिटिश कंपनी का आगमन, और लगभग ये कहा 17वीं शताब्दी के, 17वीं सदी के जो आगमनी पुर्तगीज एकाधिकार जुटा गए थे। और सरकारी कंपनी जो थी, सरकारी नियंत्रण जो कंपनी थी, और डच और जो ब्रिटिश ने क्या किया, डच और प्लस ब्रिटिश क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी का निर्णय कि एक अधिकार था इनको। ठीक है। और जो पुर्तगीज थे, भारत, श्रीलंका, ओरमुज क्षेत्रों को पुर्तगीजों ने, ओरमुज और जो श्रीलंका का जो क्षेत्र था उनको इन्होंने पुर्तगीजों ने खो दिया था। मलक्का तक क्षेत्र डचों ने कंपनी हाथों चली गई थी। और फिर हुआ था कर्नाटक युद्ध के कारण। और फिर जो अगला जो टॉपिक था वो है पॉइंट कर्नाटक युद्धों के कारण। कर्नाटक युद्ध के कारण क्या क्या थे, तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश प्लस जो फ्रांसीसी थे व्यापार का वर्चस्व रखना चाहते थे। ये जो ब्रिटिश थे ये क्या व्यापार का वर्चस्व रखना चाहते थे।
और दूसरे जो भारतीय राज्य जो कमज़ोर हो गए थे, उनकी भारतीय राज्य जो कमज़ोर हो गए थे, उन पर अपनी महत्वाकांक्षा जताना कि ताकि हम अपना क्या करें, उनके जो क्षेत्र हैं उनको अपना हड़प लें। ठीक है। और दूसरी तरफ था कर्नाटक युद्ध में क्या कि यूरोपियों का एक ही मुद्दा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, विस्तार कर लें। ये कारण था, विस्तार कर लें। और ब्रिटिश प्लस और जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी की टकराहट हो गई थी। और अगर दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकारी थे की परिणति, जो कर्नाटक का युद्ध हुआ, दूसरा सप्तवर्षीय युद्ध जो लगभग 1756 हुआ, और इससे ये क्या बोला, फिर क्या तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध देखा जाए, ये इसके कारण थे, कर्नाटक युद्ध होने के कारण थे। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध लगभग हुआ था 1744 से लेकर के ये 48 तक चला था, लगभग 4 ईयर्स ये चला था, जिसमें 1700 क्या हुआ कि 42 में यूरोप ने ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकारी थे, 1744 से विस्तार से भारत में क्या हुआ कि जो मॉरिशस का जो अधिकार कर लिया, और जो मॉरिशस के अधिकार के हेल्प से क्या कि डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस अधिकार से डुप्ले ने क्या किया, यहाँ पे मॉरिशस की हेल्प से डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, यानी कि वर्तमान में तमिलनाडु है क्षेत्र, मद्रास पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और टोमे के युद्ध के इसे टोमे के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, टोमे के युद्ध के नाम से इसको हम जानते हैं। तो फ्रांसीसी सेना कर्नाटक का जो नवाब था, फ्रांसीसी सेना के कर्नाटक के नवाब था, उसके अनबरुद्दीन था, उसको क्या किया, उसको पराजित कर दिया। ठीक है। और फिर आता है सेकंड कर्नाटक युद्ध आता है, ये होता है 1749 से लेकर के 54 तक ये स्टार्ट होता है। इनका क्या, दक्षिण भारत में जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो रहा था, जो यूरोपीय कंपनियों की जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी, संघर्ष के कारण क्या थे, हैदराबाद व कर्नाटक में यह स्टार्ट हो गया था। हैदराबाद और कर्नाटक में, और हैदराबाद 1748 में क्या हुआ कि जो निजाम मुल्क था, मुल्क की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और गद्दी के दावेदार 2 हो गए थे। जब इसकी मृत्यु हुई थी तो गद्दी के दावेदार 2 हो गए थे। एक तो हो गया था, कौन था, तो पहला था मुजफ्फर जंग था। ठीक है। और दूसरा था नासिर जंग, 2 हो गए थे। दूसरा कौन था, नासिर जंग, ये 2 दावेदार हो गए थे। कर्नाटक का जो नवाब था अनबरुद्दीन, जो उसका दामाद था, तो चंदा साहब को उन्होंने क्या कर दी, चंदा साहब को चुनौती दी थी। और ब्रिटिश ने चंदा साहब का क्या दिया, साथ दिया। और यही दोनों कंपनियों के बीच क्या हो गई थी, टकराहट उत्पन्न हो गई थी। तो उन्होंने अपने अलग अलग को साथ दिया था। और हैदराबाद पर क्या हुआ था, हैदराबाद था वहाँ पे तो फ्रांसीसी, और जो कर्नाटक था वहाँ पे ब्रिटिश आ गए थे। ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है उपनिवेशवाद का प्रथम चरण। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, और उपनिवेशवाद प्रथम चरण पहला आता है वाणिज्यवाद। ये होता है 1750 से 1800 के बीच उसको माना जाता है। उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य ये था कि जो राजस्व का जो संग्रहण हो रहा है उसका एक बड़ा भाग क्या करना, भारतीय व्यापार में निवेश करना था। और ठीक है। और इसके कुछ कारण थे, कारण देख लेते हैं। मेजर कारण थे
एक तो पॉलिटिकल कारण थे, राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक। राजनीति में क्या कहता है कि घेरे की नीति करना, यानी कि भारतीय राज्यों को घेरना और वहाँ पे अपना शासन स्थापित करना, उनको औपनिवेशिक बनाना, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, मेन मुद्दा इनका राजनीतिक में ये था। प्रशासनिक में ये था कि कुछ मतलब कि जो चल रहा है मुगल काल से जो चला आ रहा है उसमें नो चेंज करना, और मुगल ने जो प्रक्रिया स्थापित किए रखी थी प्रशासन वो बना कर रखना, वही बना के रखना, बस वही चलना, क्योंकि उनको पता था कि अगर प्रशासन अचानक परिवर्तन करेंगे तो क्रांति स्थिति उत्पन्न हो सकती है और साम्राज्य बनने के बजाय विघटन पहले ही हो जाएगा, ये कारण था। और तीसरा इनका जो आर्थिक जो हस्तशिल्प थे उद्योगों का पतन करती है, क्योंकि भारत को पहले क्या होता था, सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया से कहते क्योंकि भारत कुटीर एवं प्रशिक्षण था, हस्तशिल्प उद्योग थे, उनमें वो भारत निपुण था। इन्होंने क्या किया कि भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग है उनका क्या करना, पतन करना और अपना जो तकनीक है वो स्टेबल करना, इनका मेन मोटो ये था। तीसरा का सामाजिक में अगर देखा जाए तो समाज में क्या था, समाज में जो प्रचलित ढांचे में जो बदलाव, जो प्रयास करना, जो ढांचे में जो बदलाव आ रहा है उसको बदलने का प्रयास करना, ठीक है। संस्कृति में थे, एक तो थे प्राच्यवाद पर बल दिया गया था, किसे प्राच्यवाद था उस पर बल दिया गया था, आता है, ठीक है। और इसके बाद में आता है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। इनका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो लगभग 1765 से लेकर के 67 के आसपास था, मतलब इतना था। इन्होंने क्या किया था, इलाहाबाद की संधि के बाद क्या कि 2 वर्षों तक पद पर रखे थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया। इलाहाबाद की संधि हुई थी इसी टाइम में से, और कुछ नहीं हुआ था, 2 वर्षों तक पद पर बने रहे, वर्षों तक इन्हें पद पर रखा गया था। फिर आता है वेलसेट जो 1767 से 69 तक आते हैं। प्रथमांगल मैसूर युद्ध होता है इनके टाइम में, ठीक है। वो लगभग ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो चिक्का जो कृष्ण राय का शासक था, और जो हैदर अली थे, हैदर अली जो फ्रांसीसियों की मदद से क्या किया, डिडुगल का जो शस्त्रागार का निर्माण किया था, कौन सा, डिडुगल जो शस्त्र निर्माण किया था इन्होंने, वहाँ पर मैसूर को अधिकार में कर लिया था। और अगर देखा जाए तो हैदर है, इसकी उपलब्धियाँ क्या थी, उपलब्धियाँ, हैदर ने बहुत कुछ काम किया था। इनकी जो कुछ उपलब्धियाँ थी, जैसे इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को मार देते हुए जो मालाबार का जो क्षेत्र था, मालाबार का क्षेत्र पर क्या किया उन्होंने, क्या कब्जा कर लिया था उनको। और दूसरा था जो मैसूर के साथ होने वाले जो प्रत्येक युद्ध में मराठे प्लस निजाम को क्या किया, अपने साथ रखा। अंग्रेज क्या करते थे, मराठों को भड़काते थे, बल्कि हैदर क्या करता, उनको अपनी कूटनीति से मराठों और निजाम को अपने साथ कर लेता और उनमें विजय प्राप्त कर लेता। और दूसरी तरफ क्या था, जो कृषि जो उद्योगों के विस्तार के लिए इन्होंने कदम उठाए थे। इन्होंने कृषि के विस्तार में उद्योग किया, नए उद्योग स्थापित किए, इंडस्ट्रियाँ लगाई थी, महत्वपूर्ण काम किए थे, ठीक है। फिर आता है टीपू। टीपू की अगर उपलब्धियाँ देखें तो टीपू ने क्या किया था, भूराष्ट्र में जो वृद्धि के लिए क्या किया ना, बिचौलिए थे, जो पहले जो बिचौलिए होते थे, बिचौलिए का मतलब कि जो कि ये जो यूँ मानो कि जो ब्रिटिश है या मानो किंग है, ठीक है, ये किसान है, बीच में होते थे। ये क्या करते थे कि यहाँ से किसानों से पैसा लेकर के रखते और फिर राजा को देते थे, यानी कुछ ऐसा ही अपने पास रख लेते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो बिचौलिए थे इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, मतलब इनको ख़त्म कर दिया, सीधा क्या कनेक्ट कर लिया था। बर्टनस्टीन ने जो टीपू को कदम उठाए, जो जिनमें से क्या थे, जो सैनिक
सैनिक वित्तीयवाद की संज्ञा दी थी इसमें, ठीक है। जो उत्पादन में इन्होंने क्या की वृद्धि की थी, पशुओं की नस्ल में सुधारी थी, खेती को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, रेशम का जो उत्पादन था, रेशम, टीपू ने रेशम को उत्पादन को इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। उद्योगों पर भी बल दिया गया था, इंडस्ट्रियाँ लगाई थी, ठीक है। और फिर और क्या किया इन्होंने, और किया था कि जो व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। और फिर ब्रिटिश के जो विरुद्ध इन्होंने क्या किया, व्यापार युद्ध नीति छेड़ दिया था। मसालों का जो निर्यात होता था, मसाले जो निर्यात, मसाले निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। सैन्य सुधार किया इन्होंने, सैन्य में क्या किया, सुधार किए थे। और पहला स्थान है प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल का इन्होंने क्या किया, विकास किया था, ठीक है। और कुछ आलोचक है और आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ आलोचक क्या कहते हैं बारे में, कहते हैं कि हैदर का जो संघर्ष था वो था कि ब्रिटिश कंपनी से था। हैदर अली का जो संघर्ष था ब्रिटिश कंपनी से था, जबकि जो टीपू का जो संघर्ष था वो ब्रिटिश साम्राज्य से था, ठीक है।